नमस्कार साथियों आपको याद होगा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। 2 साल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी संसद सदस्यता चली गई। उनका दिल्ली का सरकारी आवास भी चला गया। उसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा जब खटखटाया, जहां उनको राहत नहीं मिली, लेकिन उसके बाद वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दिया और उसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी वापस मिल गई। सरकारी आवास भी वापस मिलने का जिक्र तक हो गया। इस भारत देश के भीतर में कितने ऐसे लोग हैं जो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता को तय कर सकेंगे। और इस दौर में खास तौर पर जब भारत देश की राजनीति पूरे उफान पे हो और लोकतंत्र के तमाम पिलर को प्रभावित कर रहा हो, वह भी खुल्लम खुल्ला, वह भी विपक्ष लगातार सत्ता पर यह आरोप लगा रहा है कि जांच एजेंसियों के जरिए उसने इस भारत देश के भीतर विपक्ष के राजनीतिक दलों को जीना मुहाल कर दिया, राजनीति करना मुहाल कर दिया। उनके सामने मुश्किल ये है, या तो वो जेल जाए या पार्टी बदल ले। यही प्रक्रिया के भीतर क्या केजरीवाल भी निचली अदालत के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और उसके बाद हाई कोर्ट से भी क्या उनको निजात नहीं मिलेगी? और आखिर में यही आशा और उम्मीद कर सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उनको राहत मिल जाएगी। ये दरअसल एक कदम दर कदम इस भारत देश के भीतर में है। जब निचली अदालतों से लेकर के हाई कोर्ट और फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला कोई पहुंचता है तो सियासी तौर पर जो मामले होते हैं उसके भीतर इस दौर में सुप्रीम कोर्ट सियासत, राहत, रियायत और विपक्षी राजनीति दलों को दे रहा है। और शायद यही वह कारण है कि इस भारत देश के भीतर में बार बार पॉलिटिकल तौर पर या फिर इस भारत देश के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के भीतर यह कहा जाता है कि न्यायपालिका जब तक है और सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी जब तक है तब तक संविधान की व्याख्या के मुताबिक इस भारत देश के भीतर न्याय तो होगा। लेकिन एक पल के लिए जरा आप कल्पना कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट के जरिए वहां पर जो वकील हैं वह इस बात का ऐलान करे कि न्यायपालिका खतरे में है, इस भारत देश के लोकतंत्र के स्तंभ पिलर खतरे में है। और खास तौर पे तब जब जाकर के चुनावी साल हो, इस चुनावी साल के भीतर ऐसे ऐसे पॉलिटिकल खेल हो रहे हैं देश के भीतर, तो सुप्रीम कोर्ट को सचेत हो जाना चाहिए। एक दो नहीं, करीब 600 वकील उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन इसके ठीक बराबर इस एक पत्र के भीतर इस बात का जिक्र किया जाता है कि अगर कोई नेता या फिर राजनेता जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा हो, उसके बाद उसको अगर राहत रियायत दे दी जाए तो यह भारत देश के लिए ठीक नहीं होगा। और इस भारत देश में इस दिशा में पूरी व्यवस्था चल पड़ी है, इसके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है। और इसी समय यानी ये लेटर तब आता है जब भारत देश के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब को जब जिस वक्त देश के निचली अदालत में दिल्ली का मुख्यमंत्री का केस चल रहा था और मुख्यमंत्री एक एक करके कह रहे थे, बता रहे थे कि देखिए एक भी पैसे का ट्रेल आपको मिल नहीं रहा, एक भी रुपया आपके पास है नहीं जो जानकारी के तौर पर आए। और उसके बाद उन्होंने एक एक फैक्ट्स बताते हुए 4 मुद्दों को उठा दिया, जिन मुद्दों के आश्रय निचली अदालत के भीतर भी जो वो आवाज उठ सकती थी, जो वाकई इस दौर में मुख्यमंत्री को फंसाने की काम ईडी कर रही है। जो आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं, उन्होंने वकील के जरिए नहीं बल्कि खुद स्वयं सामने आकर अरविंद केजरीवाल अपने बातों का जिक्र किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, वकीलों के पत्र में क्या कुछ लिखा हुआ, और वर्तमान समय में वह कौन सी ऐसी स्थिति आ गई जिसने भारत देश के प्रधानमंत्री भी ट्वीट कर दिया। और ट्वीट करने के बाद उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया, आज सारा उन बातों का महत्व मौजूदा राजनीति यह बताने के लिए आपको काफी है कि भारत देश की राजनीति और राजनीति के लिए इस भारत देश के भीतर में लोकसभा का चुनाव हो और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में भारत देश के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जांच एजेंसियों के जरिए करना और उनके मामलों को अदालत में जाने के बाद अदालत के जरिए चीजों को लंबा खींचना, ये सारी परिस्थिति भारत देश में आप देख सकते हैं। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट एक अंग्रेजी में किया। उस अंग्रेजी ट्वीट के साथ उन्होंने जो एक पत्र वकीलों ने चीफ जस्टिस को लिखा था उसको उन्होंने अटैच कर दिया। उस पत्र का
क्या कहानी है आपको इस वीडियो में ही बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, उनका क्या कहना है। उनका कहना है दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले यानी अब से 50 साल पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वह बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारत देश की जनता उनको अस्वीकार कर रहे हैं, इन कांग्रेस को। उस ट्वीट को आप देखिए। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर उठा होगा कि इस भारत देश की जनसंख्या कुल मिलाकर के लगभग 140 करोड़ की है, और भारत देश में वोटरों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम रैलियों में या सियासी तौर पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी चुनावी रैली के भीतर 140 करोड़ लोगों का जिक्र किया करती है। सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में जो पत्र को अटैच किया वो चीफ जस्टिस को दिया गया वकीलों का पत्र होता है, यानी एक और संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट, और वहीं दूसरी ओर उसी सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए पत्र के साथ किया गया जो लेटर होता है वो पॉलिटिकल तौर पर इस भारत देश के भीतर में राष्ट्रवाद का पाठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए पढ़ाना और पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ने की एक सोच। यहां पर एक बात और समझना पड़ेगा कि दरअसल उस पत्र के भीतर में एक लाइन ये लिखा जाता है जो वकीलों के द्वारा लिखा जाता है। उनका कहना होता है कि राजनीतिक मामलों में दबाव के हथकंडे आम बात है, खासतौर पर उन केस के भीतर जिनमें कोई राजनेता भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ हो। ये हथकंडे हमारी अदालतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा है। अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा गया ये वकीलों द्वारा पत्र, वकीलों को पत्र जोड़ते अटैच करते हुए प्रधानमंत्री का ट्वीट। अब धीरे धीरे आप सारी बात बताते हैं, क्योंकि जो निचली अदालत के भीतर में जानकारी दी जा रही थी अरविंद केजरीवाल के जरिए खुद सामने आते हैं। उनका कहना होता है कि मैं एनडीए अफसरों को, ईडी अफसरों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये केस चलते चलते 2 साल हो गए, हमें किसी कोर्ट में दोषी साबित नहीं किया गया, बताया नहीं गया, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने 31,000 पन्ने और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी प्रवर्तन निदेशालय 25,000 पेज दाखिल किया। आप इन दोनों को अगर साथ में पढ़ लीजिए, मुझे क्यों गिरफ्तार कर लिया गया, यह एक सवाल होगा। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरा नाम 4 जगह पर आया है, बस एक है सी अरविंद। उन्होंने कहा मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज सिसोदिया को दिया, मेरे घर हर रोज विधायक आते हैं। क्या एक स्टेटमेंट एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी होता है, जब सी अरविंद खुद सिसोदिया के दफ्तर में कर्मचारी होते हैं। उसके बाद कहा कि केजरीवाल ने एक जगह राघव मुद्दा का भी हवाला दिया। उसने कहा जो लोग दबाव बन रहे हैं और लोगों को बयान बदलने को मजबूर किया जा रहा है, उसके मद्देनजर हमारी बात को आप एक बार देख लीजिए। तो अदालत में उनका कहना होता है अरविंद केजरीवाल का कि एक और गवाह ने 7 बयान दिए, 6 बयान में मेरे नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन जैसे ही 7वें बयान में मेरा नाम आ जाता है उसे छोड़ दिया जाता है। फिर उन्होंने शरद रेड्डी का नाम लिया और शरद रेड्डी ने 50 करोड़ रुपए जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसका भी जिक्र करते हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने एक बात और बताया कि मैं जानना चाहता हूं कि ये 4 स्टेटमेंट एक सीएम को गिरफ्तार करने के लिए काफी होता है। हजारों पेज ईडी के दफ्तर में पड़े हुए जो हमारी बेगुनाही को साबित कर देता है, उनको सामने क्यों नहीं लाया जाता है। फिर अरविंद केजरीवाल एक एक करके बताते हैं कि दरअसल इसलिए शराब घोटाला तो ईडी के जांच के बाद, और ईडी के 2 मकसद, जिसमें एक और आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना दिल्ली से, दूसरा पर्दा डाल करके उगाही का रैकेट चलाना, इसके जरिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और ईडी ने कहीं पर भी नहीं जिक्र किया कि शरद रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को दिया, और हमारे पास सबूत है कि ये रैकेट चल रहा है, मनी ट्रेल साबित हो गई है। उसने गिरफ्तार होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को 50 करोड़ रुपए दिए। ईडी के वकील ने कहा कि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हम चाहते हैं कि आमने सामने बैठाया जाए जिन गवाहों का जिक्र किया जा रहा है, इसलिए हमें रिमांड चाहिए, रिमांड।
अब सवाल यहाँ पे उठता है, किसी के मन में उठ सकता है कि अगर एक मुख्यमंत्री का देश में ये स्थिति है तो इस भारत देश में किसी भी आम नागरिक की, किसी एक व्यक्ति की क्या परिस्थिति होती होगी जब वह निचली अदालत के सामने खड़ा होता होगा। और यहाँ पर एक बात और समझने वाली बात है, इस भारत देश के भीतर में जो 5 करोड़ से ज्यादा मामले अदालतों के भीतर पड़े हुए हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट और सब कोर्ट जो है उसमें 4 करोड़ 66 लाख मामले लगभग है। हाई कोर्ट जो 25 राज्यों के भीतर लगभग चलते हैं उसमें 21 लाख मामले पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 80,000 मामले पड़े हुए हैं। लेकिन इन सब की पूरी प्रक्रिया के भीतर यहीं पर एक दूसरा सवाल उठता है, अगर एक और मुख्यमंत्री इस प्रकार से परखा समझा जा रहा है, देखा जा रहा है, तो इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की स्थिति क्या होगी? क्योंकि हर किसी को पता है जिस प्रकार से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता निचली अदालत, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, केजरीवाल भी उसी तरीके से निचली अदालत, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। कल तक इस बात का जिक्र होता रहा कि अदालत मुख्यमंत्री पद को भी छीन लेगी, लेकिन अदालत ने कहा सुनवाई के बाद, हम कौन होते हैं? ये तो कार्यपालिका करते हैं, हम तो न्यायपालिका हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच में कैसे पड़ सकता है? तो फिर उन्होंने इस तथ्य को खारिज कर दिया, कहा यह काम एलजी करे या राष्ट्रपति करे, राष्ट्रपति शासन आपको लगाना है, वहां पर उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना है, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री पद पर लाने का निर्देश देना है, ये सब काम आप लोग कीजिए। लेकिन यहीं पे दूसरा महत्वपूर्ण बात होता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया था, अब आपको इस बात को समझना चाहिए कि जो 600 से ज्यादा वकीलों देश का है, उन वकीलों के लिस्ट में जो है, जो इस भारत देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे होते हैं, वह भी होते हैं। हरीश साल्वे जो एसबीआई की तरफ से जब इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तो उस टाइम वो बैठे होते हैं। इसके अलावे उस दिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई हो रही थी, तब इस बात का जिक्र वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो बार काउंसिल होती है उसके जो अध्यक्ष है, उन्होंने, अग्रवाल साहब ने मामले को उठाना चाहा तो सीजीआई चीफ जस्टिस ने झटक दिया कि आप बीच में कहां से पढ़ रहे हैं। उस दौर में उन्होंने एक बयान भी दिया कि देखिए भारत देश की छवि दुनिया भर में खराब हो गई, जो भी भारत में निवेश हो रहा है, जो पैसा आ रहा है वह भी नहीं आएगा। लेकिन सवाल इस दौर में यह महत्वपूर्ण होता है, सवाल उठता है कि जो पत्र लिखा गया वकीलों के द्वारा, उसमें हरीश साल्वे के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बार काउंसिल का उसमें कई सारे लोग हैं, के जैन होते हैं, इन बहुत सारे नाम होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टी से के काफी करीब रहे, बताने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन जो बात होता है, जो पत्र लिखा जाता है वकीलों के द्वारा, उस पत्र के महत्व को समझना बहुत जरूरी था। उस पत्र में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब को में जो जिक्र किया, रिस्पेक्टेड सर, हम सभी आपके साथ हम अपनी चिंता साझा करके एक विशेष समूह न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश चल रहा है। वह ग्रुप न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और अपने घिसे पिटे सियासी एजेंडे के साथ उथले आरोप लगाकर अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उनकी सारी हरकतों से न्यायपालिका की पहचान बताने वाला सौहार्द और विश्वास का वातावरण खराब हो रहा है देश में। सियासी मामलों के दबाव में हथकंडे आम बात होते हैं, खास तौर पर उन केसों के भीतर जिनमें कोई राजनेता भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गया हो। ये हथकंडे हमारी अदालतों को नुकसान पहुंचा रही है और लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा होगा। अब राजनेता जो भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गया है, उसने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लिया जा सकता है। उसमें नाम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का पश्चिम बंगाल में लिया जा सकता है। उसमें नाम बिहार के डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव का लिया जा सकता है। उसमें नाम शरद पवार के परिवार का लिया जा सकता है, जो कि कोऑपरेटिव घोटाले में फंसा था। उसमें नाम इस भारत देश के 124 राजनीतिक दलों का लिया जा सकता है। उसमें आज के दौर में नाम अरविंद केजरीवाल का भी शामिल किया जा सकता है, जिनके ऊपर ये पूरा करप्शन का चार्ज है। तो ये बता रहा है कि वर्तमान समय की परिस्थितियों से वकील वाकिफ है। लेकिन पत्र का अगला हिस्सा होता है, ये विशेष समूह कई प्रकार से काम करता है देश में। ये हमारी अदालतों का स्वरूप अतीत का हवाला देता है और आज की घटनाओं से तुलना कर देते हैं। ये महज जानबूझ करके दिए गए बयान है ताकि फैसलों को प्रभावित किया जा सके और राजनीतिक फायदों के लिए अदालतों को संकट में डाला जा सके। ये देख करके परेशानी होती है कि कुछ वकील दिन में किसी राजनेता का केस लड़ते हैं और रात में मीडिया में चले जाते हैं ताकि फैसले को प्रभावित कर दिया जा सके। ये बेंच फिक्सिंग की जोड़ी भी कर रहे हैं। ये हरकत न केवल हमारी अदालतों का
असम्मान है बल्कि मानहानि भी है और ये हमारी अदालतों की गरिमा पर किया गया हमला है। उसके बाद और काफी महत्वपूर्ण बातें होती है। उनका कहना होता है कि माननीय न्यायाधीशों के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं, उनके बारे में बाहर में झूठी बातें उनके बारे में बोला जा रहा है। ये इस हद तक नीचे उतर आया है कि हमारी अदालत से उन देशों की तुलना कर देते हैं जहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं और हमारी न्यायपालिका को अन्यायपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक सवाल महत्वपूर्ण होता है, उन देशों से तुलना की जा रही है तो इसमें एक बात और आता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जर्मनी में जो डिप्लोमेट थे उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए, उसको विदेश मंत्रालय ने बुलाया और कहा ये हमारा आंतरिक मामला है। उसके बाद वो चुप हो गए। अमेरिका के डिप्लोमेट ने ये सवाल उठाया, कल अमेरिकी डिप्लोमेट को बुलाया गया, कहा यह हमारा आंतरिक मामला है, इस पर आपको चुप्पी साधनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया उन बातों के जिक्र का मसला इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अपने तौर पर उन्होंने यह बात कहा था कि जो भी सुनवाई हो रही है वो सही तरीके से होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण इस दौर में यह है कि कल के बाद आज फिर अमेरिका के भीतर ये सवाल जब पूछा जाता है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से, तो उनका कहना होता है ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम का गिरफ्तारी का मामला बल्कि कांग्रेस के जो अकाउंट सीज किए गए थे उसका भी मसला है। अब यहाँ पर एक बात आपको साफ हो जाएगा एक तस्वीर से, इसके बाद आगे बात करेंगे। जब अमेरिकी डिप्लोमेट्स जो कि साउथ ब्लॉक में दिल्ली में पहुंची थी विदेश मंत्रालय के दफ्तर में, उसकी एक छवि आप देख लीजिए। कमेंट एनीथिंग मैम? थोड़ा आगे से आप ये छवि देखने के बाद अमेरिका में कल के बाद जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा जाता है तो मैथ्यू मिलर जो प्रवक्ता है उनका कहना होता है हम दिल्ली के सीएम केजरीवाल के गिरफ्तारी से इन कार्रवाइयों के ऊपर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे। और उन्होंने यह बात भी कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर विभाग ने उनके कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है जिससे कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचार करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हम इन सब से हर मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं और इस बात का जिक्र उन्होंने कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। What is your response to India's summoning of the US diplomat over comments regarding the arrest of Delhi's Chief Minister Kejriwal, and how do you view the recent political turmoil in India, including the freezing of the opposition party's bank account, as the Amnesty International described the situation? Crackdown on opposition reaches a crisis point ahead of national elections. So with respect to the second question, we continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections. And we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. With respect to your first question, I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone... अब ध्यान देंगे अमेरिका की नजर भी भारत देश के 2024 के लोकसभा चुनाव और चुनाव के मुख्य प्लेयर जो कांग्रेस है या फिर कहे आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के नाम का लेकर के जिक्र करते हैं। हालांकि भारत देश ने इसका कड़ा जवाब दिया। भारत के तरफ से बोला जाता है कि हम अमेरिकी विदेश प्रवक्ता के कड़ी आलोचना करते हैं और कूटनीति में किसी भी देश से किसी दूसरे देश की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान
करने की अपेक्षा की जाती है और एक लोकतांत्रिक देश से यह उम्मीद और भी अधिक बढ़ जाती है। यानी ऐसा ना अमेरिका को करना चाहिए, नहीं जर्मनी को करना चाहिए था, लेकिन इसके उलट की परिस्थिति को अगर आप एक पल के लिए अगर देखिएगा तो इसी दौर में 2024 के लोकसभा चुनाव कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं देश में, क्योंकि वकीलों ने जो पत्र सीजीआई को लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उस पत्र के एक हिस्सा होता है कि कुछ लोग अपने केस से जुड़े न्यायाधीशों के बारे में झूठी जानकारियां सोशल मीडिया के ऊपर फैलाते हैं। ऐसा वो अपने केस में अपने ढंग से फैसले का दबाव बनाने के लिए भी करते हैं और ये हमारी अदालतों की पारदर्शिता के लिए खतरा है और कानूनी वसूलों के ऊपर हमला होता है। और इसके बाद देखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, उनका कहना होता है इनकी टाइमिंग भी तय हो जाती है जब देश चुनाव के मुहाने के ऊपर खड़ा हो और तब ऐसा ये कर रहे हैं। और ये सारी बातें 2018-19 के लोकसभा चुनाव के भीतर भी देखी गई थी, यानी चुनाव के मद्देनजर न्यायपालिका के फैसले को प्रभावित इस दौर में कर दिया जा रहा है। और इसी दौर में जो भी विपक्ष का नेता राजनेता है वो अपनी राहत रियायत के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा की तरफ देख रहा है। यह भी इस दौर में सच है, क्योंकि इस भारत देश के भीतर की अदालतों को लेकर के विपक्ष ने जो सारे सवाल उठाए हैं वो कोई कहने की जरूरत नहीं है। तो आप इस दौर में ध्यान देंगे 2-3 बातों को। पहला बात होता है कि समूची दुनिया की नजर भारत देश के 2024 के लोकसभा चुनाव को और भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों को लेकर के होती है। दूसरी परिस्थिति, इस भारत देश के भीतर में पॉलिटिकल तौर पर कमोबेश हर संस्थान बट चुका है और बटे हुए संस्थान अपने अपने सियासत को साधने के लिए या फिर कहे सत्ता अनुकूल होने के लिए, यह भी आप बोल सकते हैं कि विपक्ष की राजनीति के अनुकूल होने के लिए इस भारत देश के तमाम संस्थान आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल होता है कि आखिरकार सरकार में कौन है? सरकार में कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, केजरीवाल है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? ये सारी बात समझना भी पड़ेगा। इसके बाद एक तीसरा अंत का सवाल जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, जब न्यायपालिका के भीतर वकील सवाल उठा रहे हैं और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब को लेटर लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, उस समय प्रधानमंत्री के सीधे तौर पर एक ट्वीट करना, उनका बाकायदा पब्लिक में आकर के इस बात का जिक्र करना कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। करीब 50 साल पहले, 5 दशक पहले प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। और कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, 140 करोड़ भारत देश की जनता उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। चुनावों में विपक्ष की हार और कांग्रेस की हार बीते 10 सालों में कहीं छुपी हुई नहीं है। सियासी तौर पर कितनी बड़ी बुरी स्थिति इतनी देश में कभी नहीं कांग्रेस की थी, लेकिन चुनाव जैसे जैसे 2024 के करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट इस दौर में कोई ऐसा फैसला ना दे दे जो फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एक ही झटके में आ गया। और उसके बाद एसबीआई को बाकायदा निर्देश दे दिया गया कि आप 24 से 48 घंटे के भीतर किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट्स इस देश के सामने लाएंगे। और इलेक्शन कमीशन को यह बात कहना पड़ गया कि इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट के ऊपर ही डालेगा, और एसबीआई हो फिर इलेक्शन कमीशन हो, सबने काफी तेजी से इस भारत देश के इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने ला करके देश के सामने रख दिया। तो क्या सियासी तौर पर इस भारत देश के भीतर में न्यायपालिका के हर फैसले का आकलन अब होना शुरू हो गया है? और